ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली में द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कोरोना से जुड़े हुए सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न, इन सब पे तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी पर जो आम जनता में अब एक चिंता का कारण बन चुकी है, और वो चिंता का कारण है हार्ट अटैक की बीमारी। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे डॉक्टर विपिन, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि हमारे श्रोता अपने सवालों को हृदय यानी हार्ट और उससे जुड़ी बीमारियों के आसपास भी रखेंगे, ताकि आप हमारे डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस, उनकी विशेषज्ञता से ज्यादा लाभ उठा सके। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764 पर। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना बिल्कुल ना भूले। तो आपके फोन कॉल, आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न के इंतजार के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम डॉक्टर विपिन दुबे के साथ। डॉक्टर विपिन, स्वागत है आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आज बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, आज के कार्यक्रम में हम आपसे सीधा प्रश्न यही जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसके कारण दुनिया भर में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, और लोगों को हृदय की बीमारी के बारे में बहुत सी गलत फहमियां भी हैं। इन सब गलत फहमियों के कारण हम कहीं अपने आप को ऐसा असहाय महसूस करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कौन सी बीमारी है। कार्यक्रम की शुरुआत में जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम कहें या जिन्हें हम कह सकते हैं कि आपको हृदय की बीमारी है या मुझे हृदय रोग हो गया है। धन्यवाद। ये आपका प्रश्न है, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट शुरू करना चाहेंगे कि हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है अपने देश में जिसमें कि जितने भी डेथ होते हैं, मौतें होती हैं, उसका 1/4 मतलब 25% ये हार्ट अटैक के ही चलते होती हैं। तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये सिग्निफिकेंट है हम लोगों के सोसाइटी में। तो अगर आप इनके इंसिडेंस या प्रेवलेंस की बात करें तो आज की डेट में जो ये इंसिडेंस है, प्रेवलेंस है, अर्बन एरिया में अराउंड 4 से 6% है, और रूरल एरिया में आपका 2.5 से 3.5% है। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज का प्रेवलेंस आपको हम बता रहे हैं। बड़े शहरों में, बॉम्बे, दिल्ली जैसे जगहों में ये 8 से 10% तक है ये इंसिडेंट। मतलब हर 10 में से एक आदमी कहीं न कहीं कोरोनरी आर्टरी डिजीज से सफर करता है। यहाँ तक कि इसके लक्षणों का सवाल है, सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है आपका छाती में भारीपन होना या छाती में दर्द होना। यूजुअली तो इसमें होते हैं, छाती के सेंट्रल पार्ट में होते हैं। ये हम लोगों का मिथ है कि ये सिर्फ लेफ्ट साइड में हार्ट चूंकि होता है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर छाती के लेफ्ट साइड में है तो हार्ट का है, सेंट्रल में है तो हार्ट का नहीं है। पर बाय एंड लार्ज हार्ट अटैक के पेशेंट या एंजाइना जो हम लोग बोलते हैं वो सेंट्रल पार्ट में होता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी दर्द है जो कि आपके कुछ केसेस में आपके छाती के दाहिने तरफ में, दोनों कंधों में या एक कंधे में, थ्रोट में, गले में जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या लोअर जॉ में होते हैं। एक और भी पेन होता है जो आपके अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, जो पेट के ऊपरी हिस्सा है जिसको हम लोग एपिगैस्ट्रियम बोलते हैं, उसमें होता है। ये 15 से 20% पेन वही होता है, और सबसे ज्यादा जैसा आपने बताया था कि हम लोग जो भ्रमित होते हैं वो इसी से होते हैं। क्योंकि अगर पेन आपके स्टमक में हो रहा है, ऊपरी भाग में हो रहा है, तो ज्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि ये गैस्ट्राइटिस की है, और तरह तरह के एंटासिड या और भी दवाइयां हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब स्थिति खराब होती है तो हम लोग अस्पताल पहुंचते हैं। इसलिए कम से कम इतना जरूर जानना है कि अगर आपका पेन अगर स्टमक में हो रहा है, उसके साथ साथ तो काफी स्वेटिंग हो रही है, ब्रेथलेसनेस है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, वो लगता है कि जैसे कि बेहोशी आ रही है, या फिर थोड़ा बहुत एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ये पेन अगर बढ़ रहा है तो ये समझ लें कि ये हार्ट से रिलेटेड है, और आप जरूर एक कोशिश करनी चाहिए किसी न किसी डॉक्टर का सलाह लेने पर। डॉक्टर जो लक्षण होता है वो है आपके सांस में दिक्कत, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं लोग। और इसके अलावा
जो चक्कर आना बोलते हैं, गिडनेस, पैंटिंग अटैक उसको हम लोग बोल सकते हैं, या पाल्पिटेशन है। यही 4-5 कॉमन सिम्टम्स होते हैं हार्ट के। जी। तो अगर इस तरह के लक्षण है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे। हमारे श्रोता जो है बहुत इंतजार कर रहे थे इस प्रोग्राम का। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, रोहतक, हरियाणा से। डॉक्टर विद्यानंद, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आप नमस्कार, बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी कहिए सर। ऐसा है, आपने बहुत अच्छा एक कॉमन जो इशू है उस पर आज डॉक्टर साहब को बुलाया है। जी, इसके लिए पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जो अर्ली एज है, जैसे मैं 40 का हूँ, और अर्ली एज में पहले जब हम और छोटे थे तो हार्ट अटैक मतलब हमारे बुजुर्गों में बहुत कम सुनाई देता था कि भाई किसी को हार्ट अटैक आ गया, भाई किसी को समस्याएं होती हैं। लेकिन आजकल से वो एक फिल्मी हीरो था, वो 40 ईयर के आसपास चला गया है। बहुत से ऐसे युवा जो नशा नहीं करते, कुछ नहीं खाते, एक्सरसाइज करते हैं, सारी बातें, उसके बाद भी उनको हार्ट अटैक आता है। थोड़ा सा भी क्यों हो रहा है सर? ऐसे मामले में एक बात तो मेरा पसंद कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें क्या ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न डॉक्टर मेरा ये है कि हार्ट अटैक को लेके हमारे देश में किसी को भी फर्स्ट एड के बारे में नहीं पता कि हार्ट अटैक आए तो क्या सिम्टम होते हैं, क्या फर्स्ट एड होता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, कि वो ऐसी चीजें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे युवा इसमें अपनी जान खो रहे हैं। जी, मेरे 2 प्रश्न है। डॉक्टर विद्यानंद का बहुत ही व्यावहारिक सवाल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर विपिन ये जानना चाहते हैं कि युवा लोगों में अब हार्ट अटैक की समस्याएं क्यों आ रही हैं? सर, इनका जहाँ तक मैं सवाल सुन रहा हूँ, ये 3 है। पहले ये है कि ये जो पहले से ये हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, ये सही बात है। 50-60 साल पहले ये रूरल इंसिडेंस जो थे हार्ट की बीमारी का, वो 0.5 to 1% होते थे, अभी 3.5% है। शहरों में 2.5-3% होते थे, वो 6% है। तो ये 50-60 साल में चूंकि लाइफ स्टाइल में इतने चेंजेस आए हैं, खान पीने में इतने चेंजेस आए हैं, लोगों के वर्किंग मॉडलिटीज में चेंजेस आए हैं, ये एक कॉमन रीजन बना है ये इंसिडेंस बढ़ने का। दूसरा सवाल था उनका कि यंगर एज ग्रुप में ये क्यों हो रहा है। जी, तो एक जो पहली बात मैं ये बताऊंगा कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसा कि अब लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हुए हैं पिछले 50-60 सालों में। किकिंग जॉब्स लोगों के ज्यादा हो गए हैं, खान पीने में लोग ज्यादा फास्ट फूड यूज करना शुरू किए हैं, और जितने भी ये जो फैटी चीजें होते हैं उसका यूज ज्यादा हो रहा है। नॉन वेज में ये मटन, रेड मीट्स वगैरह के यूज भी ज्यादा होने लगे हैं। वर्क स्ट्रेस ज्यादा हुआ है, और स्मोकिंग का इंसिडेंस भी यंगर एज ग्रुप में ज्यादा हुआ है। ये कारण है यंगर एज ग्रुप में ज्यादा होने का। प्लस आजकल बड़े शहरों में एक जिम का भी फैशन है। जिम एक अच्छी बात है। तो जिम से एक दिक्कत ये आती है कि जो लड़के जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट फूड्स जरूर लेते हैं जो जिम वाले प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सप्लीमेंट फूड का पता नहीं कि इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं। हम लोग हर साल बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जो कि जिम करते हुए उनको हार्ट अटैक आया या जिम के बाद आया। वो ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने यही पाया कि वो बच्चे ज्यादातर वो जो सप्लीमेंट फूड का यूज करते हैं। स्मोकिंग भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट इंसिडेंस, जो अटैक के इंसिडेंस हैं, वो हमारे यहाँ 25% जो हार्ट अटैक होते हैं वो 40 साल से कम उम्र वाले लोगों को होते हैं, और 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र वालों को होते हैं। तो ये क्लियर है कि हम लोगों के यहाँ भारत में हार्ट अटैक यंगर एज ग्रुप में होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्री की बात बोलें तो हम लोग के यहाँ हार्ट अटैक जो है 10 से 15 साल पहले होता है। एज की अगर बात करें, सीवियरिटी ज्यादा होती है, मौत ज्यादा होती है। इसके लिए हमारा एक जेनेटिक फैक्टर भी है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हम लोग प्री डिस्पोज हैं 30% ज्यादा हार्ट अटैक के लिए। ये इनके दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा इनका जो क्वेश्चन था कि हम लोग क्या करें अगर एज ए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट एड में क्या करें। फर्स्ट एड में अगर आपको छाती में दर्द होता है और ये सिम्टम्स जो हमने बताए हैं अगर वो आपके हो रहे हैं, अगर आपके घर में एस्प्रिन पड़ा हुआ है, डिस्प्रिन पड़ा हुआ है, तो उसके 300 मिलीग्राम टैबलेट को आप जरूर तुरंत के तुरंत लें। और आपके घर में कोई भी अगर आपका बड़ा बुजुर्ग स्टैटिन ले रहा है, या टॉर्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, या इस तरह के स्टैटिन ले रहे हैं, तो उसके 80 मिलीग्राम तुरंत के तुरंत लें। तीसरा जो है ये है आपका जो एंटी एंजाइनल होते हैं, सॉर्बिट्रेट होते हैं, ये जो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट के टैबलेट्स होते हैं, उसको आपके घर में अगर पड़ा हुआ है तो 5 मिलीग्राम जीभ के नीचे रखें। लेकिन उसके पहले अगर ब्लड प्रेशर जांचने की जरूरत, अगर इंस्ट्रूमेंट आपके घर में पड़ा है तो ब्लड प्रेशर जरूर लें। अगर ब्लड प्रेशर लोअर साइड में है तो सॉर्बिट्रेट की जो टैबलेट्स होती है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट वाला, वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको बेहोशी जैसे आ रही है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप
एक लंबा सा सांस लें और वायलेंट कफिंग करें, जोर जोर से कफिंग करें। ये थोड़ी थोड़ी देर पे करते रहें। ये आपके छाती में एक प्रेशर क्रिएट करता है जो एक तरह से आपके ब्लड फ्लो को आपके कोरोनरी आर्टरीज में बढ़ाता है। ये 3 चीजें हम लोग बताएंगे एज ए फर्स्ट एड आपके जो अगर हार्ट अटैक आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। जी, हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विपिन दुबे। आप अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं कार्डियोलॉजी से संबंधित, हार्ट से संबंधित। फोन नंबर है 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 जरूर लगाएं। महाराष्ट्र के ठाणे का रुख करते हैं, गुरुनाथ जी से जुड़ते हैं और उनका प्रश्न सुनते हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो बच्चे मतलब जो जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनको कुछ मतलब उनके हृदय में, हार्ट में जो सुराग होता है सर, उसका मतलब ठोस मतलब कोई इलाज करने के बाद भी आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्या? और कभी कभी ये भी देखा गया है सर कि जो 18-20-22 साल के बच्चों को कभी कभी नींद में उनकी डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम करने के बाद पता चलता कि उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम था, तो किसी को पता ही नहीं था, वो डायग्नोसिस नहीं किया था। तो सर ऐसे में क्या आप मैसेज दोगे सर? थैंक यू। सर आपका पहला सवाल ये है कि बच्चों में हार्ट की जो बीमारी होती है, बच्चों में हार्ट की कई तरह की बीमारियां होती है। जो सबसे कॉमन है वो आपने बताया कि हार्ट में ये जो सुराग होते हैं वो 3 तरह के हैं, ASD, BSD, PDA बोलते हैं। वो कॉमन चीजें हैं बच्चों में। तो इसमें जो है कुछ ऐसे सुराग हैं जो कि एक समय पाके वो भर जाते हैं। जैसे PDA अगर है तो उसको हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। ये एक टाइम पाके भर जाते हैं। अगर बहुत बड़ा होगा तो नहीं भरेगा, छोटे होंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक BSD होता है, उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये भर जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा सा ये सुराग है जिसके चलते बच्चे को बार बार वो सांस में प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा अगर दूध पीने वाला है, दूध नहीं पी पाता है, उसके तो दूध पीते समय पसीने आने लगते हैं और वो बच्चा ज्यादा रोना चिल्लाना शुरू करता है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, उसको सांसें चढ़नी शुरू होती हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये सुराग बड़ा है। या फिर बार बार उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स का इंफेक्शन हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है, तो वो भी एक क्लू है कि आपके बच्चे को सुराग होने की संभावना है। अगर ये सिम्टम है तो आप डॉक्टर्स को जरूर सलाह कीजिए। एक इकोकार्डियोग्राफी एंड इको जरूर होएंगे। इससे ये डिसाइड होगा कि आपका सुराग कितना बड़ा है और कितना जल्दी उसको ऑपरेट किया जाना जरूरी है। ये एक ट्रीटेबल डिजीज है। मैं आपको बताऊं कि सक्सेस रेट इतना बड़ा है, 98% टाइप का सक्सेस रेट है कि आपका बच्चा का ये सुराग क्लोज हो जाएगा और वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है अगर टाइम पर आपने ऑपरेशन कराया तो। जी। दूसरा जो है, एक जो सुराग से संबंधित एक और चीज होती है जिसमें बच्चे का कलर वो नीला पड़ने लगता है, स्पेशली अगर सांस लेता है, एक्सर्शन करता है। ये भी एक तरह का बीमारी है जिसमें कि सुराग के अलावा कुछ और भी एबनॉर्मलिटी होती है हार्ट में। ये भी एक ट्रीटेबल डिजीज है। इसका भी इलाज है, सर्जरी इसका बेहतर इलाज है। इन दोनों केसेस में अगर आप डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट कराते हैं और उस हालत में बच्चे का सर्जरी एक मतलब लाइफ सेविंग प्रोसीजर है और इजी भी है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें ट्रीटेबल नहीं है, हो सकती हैं। जी। तो आपने 20-22 साल के बच्चे का बात किया। इन बीमारियों के अलावे भी और बीमारियां हैं जो उस बच्चे में हो सकती हैं। उसमें एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है जिसमें कि हार्ट के मसल्स थिक हो जाते हैं। वो अगर ज्यादा एग्जर्ट बच्चा, जैसे बहुत बारी आप सुने होंगे कि वो स्कूल में रनिंग कर रहा, रेस लग रहा, फुटबॉल कर रहा, क्रिकेट कर रहा, वहीं से कोलैप्स हो गया, उसमें इस तरह की संभावनाएं होते हैं जिसमें कि ये बच्चा का कोलैप्स हो सकता है। प्लस एक अलग सी चीज होती है जिसको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें कि आपके ईसीजी में एबनॉर्मलिटी आती है, वो भी एरिथमिया करती है, हार्ट का रेट सडनली बहुत ज्यादा होता है और बच्चा कोलैप्स हो जाता है। ये सारी के सारे ट्रीटेबल डिजीज हैं। अगर इस तरह की कोई भी संभावना है तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और ज्यादातर 95-98% तक के सब दवाइयों से या फिर सर्जरी से सही होने वाली चीजें। मध्य प्रदेश के बालाघाट का रुख करते हैं। आर.के. बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसल जी, स्वागत है आपका। जी, आप दोनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि हृदय को बचाने के लिए प्रारंभिक कौन से उपाय किए जाएं? जी, जैसा कि हमने बताया कि अगर हृदय रोग से संबंधित अगर आप हार्ट अटैक और उससे संबंधित बातें जानना चाहते हैं जो कि कॉमनेस्ट डिजीज है आज के
तारीख में अपने देश में, तो आपको अपने ये 5-6 चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा शुरू से ही, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब ये कि आपको अगर मतलब कि अर्ली एज से ही बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स हैं या उससे बड़े हैं, तो उनको एक एक्सरसाइज की हैबिट डालनी जरूरी है। और 25-30 मिनट, 20 से 25 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करना काफी है हार्ट के ख्याल से। बॉडी बिल्डिंग की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और स्वस्थ रहने के लिए, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए 20-25 मिनट का एक्सरसाइज ये काफी है। तो आप उसमें रनिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो आप खेल सकते हैं फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी इस तरह का। तो कम से कम इतना आपको 5-6 दिन हफ्ता में जरूर करना चाहिए। 150 मिनट पर वीक के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि खान पीन में ये जो फास्ट फूड्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कि बहुत ही फैटी चीजें होती हैं, तली हुई चीजें अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ एक शुरू से ही हैबिट बनाना चाहिए कि नमक का कम इस्तेमाल करें और शक्कर का कम इस्तेमाल करें। अगर ये 4-5 चीजें आपने शुरू से ही ख्याल रखा है, नंबर 1 शक्कर कम करना है, नंबर 2 ये आपको शुगर कम, ये सॉल्ट कम करना है, नंबर 3 आपका वो जो कोलेस्ट्रॉल तली हुई चीजें नहीं खानी है, नंबर 4 आपको स्मोकिंग किसी भी फॉर्म का, ये कॉमन मिथ, ये मैं देखता हूँ खासतौर पर ये मिथ है, स्पेशली ये जो अपने वेस्टर्न इंडिया है, कि ये हुक्का गुड़गुड़ा पीने से कुछ नहीं होता है, बीड़ी पीने से कुछ नहीं होता, सिगरेट पीने से हार्ट अटैक होता है। ऐसा नहीं है। कोई भी तरह का स्मोकिंग, किसी भी तरह का तंबाकू का इस्तेमाल हार्ट के लिए खतरनाक है, उसको तुरंत से तुरंत हम लोग को छोड़ना चाहिए। इसके साथ अगर मोटापा है तो आपको बॉडी रिड्यूस करना है। अगर बॉडी का वेट रिड्यूस करेंगे, ब्लड प्रेशर कम होएंगे, शुगर कम होएगा, कोलेस्ट्रॉल कम होएगा, हार्ट अटैक की संभावना कम होगी। इसलिए आपको ये अपनी सीडेंट्री हैबिट्स को छोड़ के कहीं न कहीं एक्सरसाइज जरूर करना है। और जो एक और चीज मैंने आपके पहले वाले प्रश्न के उत्तर में बताया था, स्ट्रेस का, ये जो मेंटल स्ट्रेस है, तनाव है, ये भी एक हार्ट के लिए खतरनाक चीज है। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि तनाव को कम करें। इस तनाव को कम करने में आपका जो कई तरह के मेथड हैं, इसमें हम आपको जरूर बोलेंगे कि आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, योगा करें, खुले में एक्सरसाइज करें। जिम वाले से खुले में एक्सरसाइज करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बॉडी में एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, वो ग्रीनरीज में ज्यादा आपके बॉडी में सिक्रेट होते हैं और आपके बॉडी के हार्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए उस तरह के इन्वायरमेंट में आप एक्सरसाइज जरूर करें। बस यही 5-6 चीजें हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी, बड़ौद से महेश शर्मा जी का प्रश्न सुनते हैं। काफी देर से हमारे साथ लाइन से जुड़े हुए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अब मैंने जो है ना 3री डोज भी ले ली है और हम सुरक्षित हैं, ना हाथ में दर्द है, ना कुछ, ना बुखार है जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक जागरूक नागरिक की तरह आपने अपनी 3री डोज ले ली है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम हृदय रोग की तरफ रुख करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीमारी की सही जानकारी के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट कराने की जरूरत है, नंबर 1, और नंबर 2, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो ये आभास करा सकते हैं कि आने वाले कुछ वक्त में मुझे हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट फेलियर हो सकता है? लक्षण का तो जिक्र हमने किया है। एक है छाती में भारीपन होना, खासतौर पे एक्सर्शन में। जब आप एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि लोग ये समझते हैं कि कई पेशेंट्स आते नहीं कि हमको तो थोड़ा बहुत छाती में ये भारीपन हुआ है, खिंचाव हुआ है, मुझे तो कोई छाती में दर्द नहीं है, तो हम तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकते हैं। ये हमारा मिथ है। ज्यादातर अगर एंजाइना मतलब हार्ट अटैक से पहले वाली स्थिति है, उसमें क्लियर कट पेन नहीं होता है। इसमें ज्यादातर लोगों को बस वही छाती में भारीपन होगा, खिंचाव होगा, अनइजीनेस होगा, इस तरह की चीजें होंगी। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होती है। स्पेशली आपको अगर फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, आप दौड़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे चल रहे हैं और फास्ट चल रहे हैं, तो उसमें अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो इंडिकेट करता है कि हार्ट की तरफ है। इसी तरह से तीसरा सिम्टम्स है पाल्पिटेशन, मतलब कि आपको लगता है कि दिल की धड़कन एबनॉर्मली बढ़ती है जब भी आप एक्सर्शन करते हैं, और जब आप जाते हैं तो शांत हो जाती है। स्वेटिंग होता है एक्सर्शन करने के टाइम में। और एक 5वां सिम्टम है, वो है आपके सिंकपी का। सिंकपी मतलब कि ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कंट्रोल, थोड़ी देर के लिए आपका बेहोशी होना या चक्कर आना या लगता है कि आप फेंटिंग हो रही है या बेहोश होने के कगार पे हैं। ये चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। दूसरा आपका था कि कौन कौन सा टेस्ट कराना है, तो उसका आपको सबसे पहला 1 नंबर में ECG है, वो आप जरूर कराना है अपने डॉक्टर के सलाह पे।
इसमें एक चीज मैं बता दूं कि अगर हार्ट अटैक के पेशेंट हैं तो अगर तुरंत के तुरंत आप हॉस्पिटल चले आते हैं तो 100 में से 50 पेशेंट का फर्स्ट ईसीजी नॉर्मल होता है। इसीलिए जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 2 घंटे बाद एक और ईसीजी कर ले, 4 घंटे के बाद एक और ईसीजी करने। इसको हम लोग सीरियल ईसीजी बोलते हैं। 1 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा ऐसा करके करना होता है। तो 24 घंटे तक जाते जाते लगभग 80%, 85% लोगों का ईसीजी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम वो दिखाई देता है। कुछ ईसीजी ऐसे होते हैं जो कि 5-10% में जो आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो बोलेगा नॉर्मल, किसी को दिखाएंगे तो कहेगा नहीं ये तो हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको इक्विवोकल बोलते हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, 5-7% पेशेंट का बड़े से बड़े हार्ट अटैक में भी ईसीजी नॉर्मल होता है। इसीलिए दूसरा टेस्ट जरूरी है, वो टेस्ट है इकोकार्डियोग्राम का। तीसरा टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जिसको हम लोग ट्रोपोनिन बोलते हैं। आजकल कॉमनली हम लोग वही करते हैं, सीपीके, एमबी और ट्रोपोनिन करते हैं, ट्रॉप टी, ट्रॉप आई करते हैं। ये हार्ट अटैक को बताते हैं। तो ये टेस्ट हम लोग को जरूर करना चाहिए अगर हम लोग हार्ट अटैक सस्पेक्ट करते हैं तो। जी। और तीसरा आपका है कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, मैं तो कहूंगा कि 25 साल से अगर ज्यादा है तो कुछ एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप आपको जरूर कराना चाहिए। इसमें आपको ब्लड टेस्ट में ब्लड शुगर कराना है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराना है और हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना। ये कंपल्सरी है, इतना जरूर कराइए। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है तो 35-40 साल का इंतजार न करें। ये टेस्ट आपको चाहिए कि 20-25 साल से ही आप स्टार्ट कर दें ये 3 चीजें कराने का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का और हीमोग्लोबिन का। इसके अलावा आपको एक ईसीजी करना है, एक को करना है और मशीन पे जो हम लोग दौड़ते हैं जिसको ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं वो करना है। ये चीजें हैं जो बेस लाइन है एक्टिविटी हेल्थ चेकअप में आती हैं और हर आदमी को अगर एज 40 से ज्यादा है तो जरूर कराना है। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उससे पहले कराना है। जी डॉक्टर साहब, इस पे हम और सवाल लेंगे। इस बीच हमारी एक श्रोता रिंकी तिवारी जी बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपने सवाल के साथ। रिंकी जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन से नमस्ते। जी नमस्कार। और आपके साथ डॉक्टर सर से। जी सर, बिल्कुल पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, जी बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हार्ट की बात हो रही है, मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से पूछना चाहूंगी कि सर हमारे घर में एक दादू थे तो वो सर अचानक से लेटे हुए थे, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी और चद्दर लेटे लेटे ही उनका डेथ हो गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इनका हार्ट अटैक हो गया। फिर एक मेरे मामा थे, वो तो कुर्सी पे बैठे थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और ऐसे सीधे उनका डेथ हो गया। तो इसके पीछे बड़ा राज क्या है सर? ऐसे अचानक में किसी का डेथ हो जाना? जी डॉक्टर साहब, ये एक साइलेंट अटैक की बात कर रही है रिंकी तिवारी जी, बहुत व्यावहारिक सवाल है। ऐसा भी देखने पे आया, कोई सिम्टम्स नहीं है, अचानक हार्ट अटैक आ जाता है एंड द पर्सन गॉट एक्सपायर। 50% जो हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स है वो अचानक ही होते हैं। 50%, 100 अगर मरीजों को हार्ट अटैक हुआ तो इसमें सिर्फ 50 ही ऐसे हैं जिनको पहले से कोई न कोई सिम्टम्स होंगे। अगर आपको जो बड़ा अटैक में एक दो तीन तरह की चीजें होती हैं। सडन डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है हार्ट अटैक में, उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमिया। मतलब सडनली हार्ट का बीट जो है बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो जाएंगे, बहुत फास्ट हो जाएंगे, उनको वेंटिकुलर टेकिकार्डिया और वीएफ बोलते हैं, उसमें सडन डेथ होता है। दूसरा होता है जिसको हम लोग हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, जैसे कि अगर हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपका हार्ट बिल्कुल ही रुक सा जाता है। ये दूसरा कारण होता है सडन डेथ का। इसके अलावा वो जो पंप फेलियर होते हैं जिसमें कि हार्ट डैमेज हो गया, वो थोड़ा टाइम लेता है, सांस फूलती है, हार्ट फेलियर में जाते हैं, उसके बाद डेथ होता है। जो साइलेंट डेथ है उसमें मेन कारण होता है हार्ट अटैक के साथ एरिथमिया का, वो टेकी एरिथमिया, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया, वीएफ होंगे या फिर ब्रेडी एरिथमिया, सडनली हार्ट आपका रुक गया क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिल्कुल ठप पड़ गई। ये 2 कारण होते हैं सडन डेथ के। जी शायद कोरोना से भी संबंधित कुछ बोल रही थी। जी नहीं, गाजियाबाद से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके। सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर हार्ट अटैक पड़ने के समय से कितने समय तक हॉस्पिटल तक पहुँच जाना चाहिए पेशेंट को? जी सर, अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, जितना जल्दी हो उतना पहुंचना है। कारण ये है कि हार्ट अटैक में आपके हार्ट की जो रगें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है आर्टरी में। 100% ब्लॉकेज आने के बाद ही हार्ट अटैक होता है और जैसे ब्लॉकेज आता है तो उसके जो दूर के हार्ट के मसल्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, जो ऑक्सीजन सप्लाई उस पार्ट का बंद हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो उसमें जो
जो है वो भी उसमें सप्लाई बंद हो जाती है और ये डैमेज शुरू हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि 20-25 मिनट के बाद ही से डैमेज शुरू हो जाता है और 6 घंटे तक में तकरीबन 50-60% उस एरिया में डैमेज हो जाते हैं और 12 घंटे में और भी ज्यादा लगभग 70-80% डैमेज हो जाते हैं और 24 घंटे में कंप्लीट डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो कोशिश करिए कि कम से कम टाइम में आप हॉस्पिटल पहुंचे और कम से कम टाइम में इलाज करा लें। अगर 2 घंटे के अंदर आपने इलाज करा लिया तो ये समझिए कि आपको, इसको हम लोग एबॉर्टेड हार्ट अटैक बोलते हैं। ये हार्ट अटैक ऑलमोस्ट इसके जो डैमेज होने वाले हैं, जो खराबियां होने वाली हैं, वो रिवर्ट हो सकती है। 6 घंटे के अंदर भी कराते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते हैं। हमारे अगले श्रोता हैं JH खान दिल्ली से। आइए उनका भी सवाल सुनते हैं। खान साहब, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे सर 2 साल पहले पेस मेकर डला। हाँ। मेरा पल्स रेट बहुत गिर गया था। तो उस टाइम बीपी हाई रहती थी, बीपी की दिक्कत चलती थी। पर अचानक एक दिन ऐसा हुआ जो मैं बेहोश हो गया और हॉस्पिटल गया तो मुझे 3 दिन तक होश ही नहीं था। फिर उन्होंने पेस मेकर डाला है। तो ये पेस मेकर सर कितने दिन तक मतलब इसकी लाइफ होती है? क्या फिर मुझे दोबारा इसका कुछ कराना पड़ेगा या फिर ये बीच बीच में टेस्ट भी होता है? जी डॉक्टर विपिन, बहुत संक्षेप में। जी, तो इनका सवाल है कि ये सडनली बेहोश हो गए थे। हाँ। तो जैसे कि मैं इसके पहले वाले सवाल का जवाब दे रहा था, ये जो हार्ट में एक पावर हाउस होता है और वहाँ से तारें निकल के एक सब स्टेशन पे जाती हैं जिसको एवी नोड बोलते हैं। एवी नोड में इन तारों में डिफेक्ट आ जाता है जो डिजेनरेट कर जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसलिए करंट आपको आगे के पार्ट में हार्ट में ट्रेवल नहीं कर पाता है, जिसके चलते हार्ट रुक सा जाता है। हार्ट को चलाने के लिए करंट की सप्लाई जरूरी है। वो अगर सप्लाई रुक गई तो समझ लीजिए कि हार्ट वो ट्रांजिएंटली बंद हो गया। इसी के चलते अगर ये 2-3 मिनट से ज्यादा बंद हो गए तो आपको बेहोशी आती है। कई बार उसमें स्पॉन्टेनियस फिर से कुछ करंट चली गई तो आपको रिकवर भी कर जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बेहोशी हुई है और ECG में डॉक्यूमेंटेड है कि तारों में प्रॉब्लम है, जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक 2:1 मोविस ब्लॉक बोलते हैं और वो सिनकपी बेहोशी को हम लोग बोलते हैं। तो अगर उस तरह की चीजें हैं तो पेस मेकर इसका डेफिनेट इलाज है। और पेस मेकर का जहाँ तक सवाल है कितने दिन तक चलेंगे, आजकल के जो नए जनरेशन के पेस मेकर हैं वो आपको लगभग 10 से 11 साल चलते ही चलते हैं। और वो डिपेंड करता है कि कितनी बैटरी खर्च होती है। अगर आपका हर एक हार्ट का बीट पेस मेकर पर डिपेंडेंट है तो ये बैटरी जल्दी डिप्लीट होगी। अगर आपका इंटरमीडिएट जरूरत पड़ती है 2, 4, 5, 10 बीट के बाद एक बार हार्ट रुक रहा है, उस समय जरूरत पड़ती है तो बैटरी ज्यादा चलती है। आज से 20-30 साल पहले जो बैटरी होती थी 5-6 साल चलती थी, आज की बैटरियां 10 साल प्लस में चलती है। जी। तो आप इसमें एक जो बताया इन्होंने कि क्या टेस्ट करा है, उसका पेस मेकर का इंट्रोग्रेशन होता है जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, वो आपको कराना है। शुरू के टाइम में आप 1 साल, 2 साल, 5 साल आप साल में कम से कम एक बार जरूर कराएं। अगर आपको बेहोशी बीच में आती है तो अगेन आपको पेस मेकर का चेकअप जरूर कराना है। वो इंट्रोग्रेशन करके वो टेलीमेट्री है, ऐसा नहीं कि आपको हार्ट खोलना पड़ेगा, स्किन खोलना पड़ेगा, कुछ नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल से आपको पता लग जाएगा कि आपकी मशीन काम कर रही है कि नहीं, बैटरी कितने साल तक चलने वाली है। जब और टाइम बीत जाए 7-8 साल तो आपको हर 6 महीने पे जरूर कराना चाहिए। जी डॉक्टर विपिन, आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए और लोगों के बहुत से मिथ हैं उनको दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको और सभी श्रोताओं को धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल रात 9:30 पर एक कुछ नए सवाल और कुछ नए टॉपिक के साथ हम फिर जुड़ेंगे। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली में द्वारका मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर विपिन दुबे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।